हेलो दोस्तों, क्या आप भी काम, पैसे, नाम और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं? द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की इस यात्रा में लेखक रॉबिन शर्मा एक ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा से हमारी आंखें खोलेंगे जिसके पास सब कुछ था, धन, नाम, शोहरत और लग्जरी फरारी तक। लेकिन सोचिए, अगर जिस जिंदगी को आप सफल कर रहे हैं उसी की कीमत आपकी सेहत, रिश्ते और अंदर की शांति हो, तो क्या वो सच में जीत है? और अगर एक दिन काम के बीच, भीड़ के बीच आपका दिल अचानक कह दे अब बस, तो ये कहानी आपको डराने नहीं आई, ये आपको जगाने आई है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी तब बदलती है जब सब कुछ टूट जाता है। आज आप ऐसे इंसान की यात्रा सुनने वाले हैं जिसके पास सब कुछ था लेकिन खुद को खो चुका था। और यही सवाल इस पूरी किताब का दरवाजा खोलता है, क्या बाहरी जीत के बिना अंदर की जीत संभव है? अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने के लिए, तो चलिए ये यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द वेकअप कॉल। क्या कभी सोचा है जिस दिन आप सबसे ज्यादा सफल कहलाते हैं वही दिन आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन सकता है। एक भरी हुई अदालत, तेज आवाजें, बहस, फैसले, तारीखें। वहीं एक इंसान खड़ा है जिसका बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, महंगे सूट में और जिसकी आवाज दमदार है। वो हर केस जीतने वाला वकील है। लोग उसे देखकर सोचते हैं यही तो असली जीत है, यही तो असली सफलता है। लेकिन सवाल ये है, अगर बाहर सब ठीक दिख रहा हो तो क्या अंदर भी सब ठीक होता है? इस इंसान का नाम है जूलियन मेंटल। उसने जिंदगी को एक ही तराजू से तोला। काम, पैसा, प्रतिष्ठा, दिन रात काम, नींद भी कम लेता। रिश्ते पीछे छूटते गए, शादी टूट गई, दोस्त दूर हो गए और शरीर धीरे धीरे चेतावनी देने लगा। लेकिन जूलियन ने उन संकेतों को कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा अभी रुकना मतलब हार मानना है। फिर एक दिन वही अदालत, वही भीड़, वही आवाजें, लेकिन इस बार जूलियन की आवाज नहीं निकली। उसका शरीर जवाब दे गया। सीने में तेज दर्द उठा, सांसें रुकती सी लगी और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ा। ये सिर्फ हार्ट अटैक नहीं था, ये जिंदगी का अलार्म था। एक ऐसा झटका जो कह रहा था अब अगर नहीं रुके तो बहुत देर हो जाएगी। कल्पना कीजिए, एक पल पहले लोग आपको लीजेंड कर रहे थे और अगले पल आप स्ट्रक्चर पर हैं। अदालत की गूंजती आवाजें धीरे धीरे सिर्फ दिल की धड़कन बन जाती। उस पल जूलियन को न केस याद आए, न जीत, न पैसा, बस एक सवाल, मैंने अपनी जिंदगी किसके लिए जी? और इस अध्याय में लेखक इसी कड़वे सच से हमें रूबरू कराते हैं कि बाहरी सफलता अगर अंदर की शांति के बिना हो तो वो बोझ बन जाती। काम गलत नहीं है, सपने गलत नहीं है, लेकिन जब जिंदगी सिर्फ काम और पहचान बन जाए तो आत्मा चुपचाप मरने लगती है। जूलियन का गिरना अंत नहीं था, वो शुरुआत थी। आज आप खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, उसे कागज पर लिखिए, मैं सबसे ज्यादा समय किसे दे रहा हूँ? और फिर लिखिए, क्या वही चीज मुझे सच में जिंदा महसूस कराती है? लेकिन सवाल यह है, क्या जूलियन इस चेतावनी को समझ पाया या वो फिर उसी दौड़ में लौट गया? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द मिस्टीरियस विजिटर। क्या कभी ऐसा हुआ है जिस इंसान को आप अतीत मान चुके हो वही अचानक आकर आपकी पूरी सोच हिला दे? हार्ट अटैक के बाद ऑफिस में एक आपात बैठक बुलाई जाती, सभी सीनियर पार्टनर चुप है, कमरे में एक अजीब सी बेचैनी है। फिर एक बुजुर्ग पार्टनर बताता है जूनियर मेंटल अब इस लो फॉर्म को छोड़ रहा है। कोई विदाई नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई समझाने का मौका नहीं। और ये सुनने वाला एक व्यक्ति जॉन अंदर से टूट सा जाता है, क्योंकि उसके लिए जूनियर सिर्फ बॉस नहीं था, वो एक मार्गदर्शक। समय बीतता है, 3 साल बाद जॉन का जीवन भी बदल जाता है। अब उसके बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन दिल में अजीब सी खाली जगह भी है। वो वही काम कर रहा है, लंबे घंटे, लगातार दबाव और धीरे धीरे वही थकान जो उसने जूलियन में देखी थी। कभी कभी वो सोचता है क्या मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूँ? लेकिन फिर रोजमर्रा की जिम्मेदारियां उस सवाल को दबा देती है। एक दिन जॉन के ऑफिस में एक अजनबी आता है। उसका शरीर फिट है, चेहरा शांत है, आंखों में अजीब सी चमक है, उसे पहचानना मुश्किल है। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, जॉन, मुझे नहीं पहचाना? और उसी पल जॉन को एहसास होता है ये वही जूलियन है, लेकिन ये वो जूलियन नहीं है जिसे वो जानता था। कल्पना कीजिए,
जिस इंसान को आपने अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर देखा था, आज वही इंसान आपके सामने ऊर्जा और शांति से भरा खड़ा है। उसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं, चेहरे पर तनाव नहीं, जगह वही है, कमरा वही है, लेकिन माहौल बदल चुका है। इस अध्याय में लेखक हमें यही बड़ा संदेश देते हैं, बदलाव संभव है और वो बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जूलियन का लौटना किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं था, वो इस बात का प्रमाण था कि इंसान अपनी दिशा बदल सकता है अगर वो तैयार हो। एक सवाल आपसे, आज किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसे आपने कभी नहीं बदलेगा मान लिया हो, और फिर खुद से पूछिए, क्या बदलाव का मौका आपने दिया था अपने आप को? लेकिन सवाल ये है, जूलियन में ऐसा क्या बदला कि वो इतना अलग दिखने लगा? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, द मिरेकल्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेंटल। क्या कभी आपने सोचा है, अगर जिंदगी आपको एक आखिरी मौका दे दे तो क्या आप वही इंसान बने रहेंगे या खुद को पूरी तरह बदल देंगे? जॉन जूनियर को देखकर पूरी तरह अचंभित है, जो पूरी तरह बदला हुआ है। लेकिन अब सवाल उठता है उसके दिल और दिमाग में कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक थका हुआ बीमार वकील इतना शांत, ताकतवर और जीवंत बन गया। जॉन की आंखों में जिज्ञासा है और जूलियन पहली बार बिना जल्दबाजी के अपनी कहानी सुनाने को तैयार है। जूलियन बताता है, हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया था, या तो जिंदगी बदलो या जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार रहो। उस पल जूलियन को एहसास हुआ, जिस दुनिया को वो जीत समझ रहा था वही दुनिया उसे खा चुकी थी। उसने एक कठोर फैसला लिया, घर बेचा, महंगी चीजें छोड़ी और वो लाल फरारी भी जिसे कभी वो अपनी पहचान मानता था, उसे भी उसने अलविदा कह दिया। यह त्याग आसान नहीं था, डर था, अकेलापन था और भविष्य पूरी तरह अनजान था। जूलियन जॉन को बताता है कि वो भारत की यात्रा के लिए निकला। वहाँ शुरुआत में सब कुछ अजीब था, भीड़, गर्मी, शोर, अलग संस्कृति, लेकिन उसी अराजकता में उसे पहली बार सांस लेने का एहसास हुआ। वो अलग अलग जगहों पर गया, लोगों से मिला और धीरे धीरे उसके भीतर जमी थकान पिघलने लगी। इसी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात योगी रामन से हुई और इसी यात्रा में उसे महसूस हुआ कि असल समस्या शरीर में नहीं थी, समस्या मन की दिशा में थी। कल्पना कीजिए, सुबह का सूरज, हल्की ठंडी हवा और पहली बार बिना किसी मीटिंग, बिना किसी केस के शांत बैठा हुआ जूलियन। उसके चेहरे पर डर नहीं, दौड़ नहीं, सिर्फ शांति। रामन उसे अपने साथ ले गए, वो उसे वहां ले जा रहे थे जहां उसकी मुलाकात अपने आप से होगी। इस यात्रा में उन्होंने पहाड़ों की यात्रा की। पहाड़ों की चढ़ाई के दौरान एक पल ऐसा लगता है उसे कि जिंदगी चुनाव से बनती है और आज मैंने सही चुनाव किया है रमन के साथ आकर। और इस अध्याय में लेखक हमें यही गहरी सीख देना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई जादू नहीं है, ये एक फैसला है। जब इंसान अपने पुराने आइडेंटिटी को छोड़ने की हिम्मत करता है तभी नया जीवन शुरू होता है। जूलियन का बदलना सिर्फ जगह बदलने से नहीं हुआ, बल्कि अपने पुराने नजरिए बदलने से हुआ। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ या सिर्फ हालात बदलने की उम्मीद कर रहा हूँ? लेकिन जूलियन की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। वो ऐसे लोगों से मिलने वाला है जो उम्र से नहीं, चेतना से जवान है। चैप्टर 4, द मैजिकल मीटिंग विद द सेजेज ऑफ सिवाना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी जगह पर कदम रखते ही आपको लगे, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, कहीं बहुत अंदर से? लंबी थकान वाली यात्रा के बाद जूलियन और योगी रमन हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसे रास्ते पर पहुंचते हैं जहाँ शब्द कम और अनुभूति ज्यादा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हवा बदलती, शोर पीछे छूटता है और मन अजीब सी शांति महसूस करता है। यही वो क्षण है जहाँ जूलियन को पहली बार लगता है शायद वो सिर्फ ज्ञान खोजने नहीं आया, शायद वो घर लौट रहा है। लेकिन ये जगह कोई आम आश्रम नहीं है। जूलियन के भीतर अभी भी पुराना वकील जिंदा है। वो सवाल करता है, शक करता है और हर चीज को लॉजिक से तोलना चाहता है। उसका मन कहता है, क्या ये सब सच है या बस एक सुंदर सा भ्रम? सफलता की दुनिया से आए इंसान के लिए इतनी शांति असहज भी हो सकती है और ये संघर्ष बाहर नहीं अंदर चल रहा है। और तभी वो एक घाटी में उतरते हैं। चारों ओर गुलाब, घरों की दीवारों पर भी गुलाब लगे हैं,
रास्तों में भी गुलाब लगे हैं। यही है सिवाना, जहाँ रहने वाले संत बिना जल्दी, बिना शोर, पूरी जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर उम्र की थकान नहीं, बल्कि बच्चों जैसी ताजगी है। और यही जूलियन को समझ आता है, शांति का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम को सही चेतना से करना है। कल्पना कीजिए, सुबह की हल्की धूप, देवदार के पेड़ों से आती ठंडी हवा, पैरों के नीचे नरम घास और चारों ओर एक साइलेंस जो डराता नहीं, सांत्वना देता है। लाल वस्त्र पहने संत धीरे धीरे चलते हो, हर कदम में एक मौजूदगी है। जूलियन का दिल पहली बार कहता है, अगर यही जीवन है तो मैंने अब तक क्या जिया है। इस अध्याय में लेखक हमें यही सीख देते हैं कि आदर्श जीवन किसी जादुई जगह में नहीं, बल्कि जागरूक जीवन शैली में होता है। सिवाना कोई पलायन की जगह नहीं है, ये एक प्रतीक कि कैसे इंसान भीतर से शांत होकर बाहर की दुनिया में बेहतर बन सकता है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरी थकान काम की वजह से है या मेरी चेतना की कमी की वजह से? आज किसी भी काम को 10 मिनट पूरी जागरूकता से करिए, बिना किसी फोन के, बिना किसी जल्दीबाजी के। लेकिन सिवाना में जूलियन सिर्फ मेहमान नहीं बनने वाला था, अगले अध्याय में वो एक शिक्षक बनने की पहली परीक्षा देगा। चैप्टर 5, अ स्पिरिचुअल स्टैंड ऑफ द सेजेज। क्या कभी आपने महसूस किया है कि सीखने की सबसे बड़ी रुकावट अज्ञान नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि मुझे सब आता है। जूलियन अब सिवाना में सिर्फ मेहमान नहीं है, अब वो हर सुबह सूरज से पहले जागता है, काम करता है, सीखता है और सबसे ज्यादा सुनता है। योगी रमन उसे कोई भारी उपदेश नहीं देते, कोई लंबा भाषण नहीं, बस छोटे छोटे काम और गहरी चुप्पी। जूलियन हैरान है, इतना बड़ा ज्ञान इतनी सादगी में कैसे छुपा हो सकता है। लेकिन अंदर एक संघर्ष अभी भी जिंदा है। जूलियन का पुराना दिमाग और अदालत में हर बात को जो चैलेंज करता था, यहाँ भी सवाल उठाता है, क्या सच में इतना सिंपल जीवन इतना पावरफुल हो सकता है? उसका ईगो अब भी खुद को साबित करना चाहता है। और यही योगी रमन एक चुपचाप किया गया काम जूलियन के सामने रखते हैं। रमन चाय का कप भरते जाते हैं और कप छलकने लगता है और बस इतना कहते हैं, जब कप भरा हो तो नया कुछ नहीं डाला जा सकता। उसी पल जूलियन समझ जाता है, उसका दिमाग भी इसी कप की तरह भरा हुआ था, पुरानी धारणाओं से, अपने पुराने बिलीफ से। और सीखने के लिए पहले खाली होना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी जो कभी खुद को सबसे तेज, सबसे समझदार मानता था, आज वो मिट्टी पर बैठा है, जमीन पर बैठा है, चुपचाप सांसों की आवाज सुन रहा है और पहली बार हल्का महसूस कर रहा है। उसके भीतर कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, बस शांति। इस अध्याय में लेखक हमें इसी गहरी सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं कि सेल्फ मास्टरी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब तक इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, तो कोई ज्ञान काम नहीं करता। जूलियन अब सिर्फ सफल इंसान नहीं बनना चाहता, वो जागरूक इंसान बनना चाहता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सीखना चाहता हूँ या सिर्फ सही साबित होना चाहता हूँ? आज किसी बातचीत में 5 मिनट बिना बीच में टोके सुने और सिर्फ शांति सुने और देखें अंदर क्या बदलता है। क्या कोई बगीचा भी कोई रहस्य खोल सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, द विजडम ऑफ पर्सनल चेंज। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, हमारे सोचने के तरीके में होता है? जूलियन अब वैसा इंसान नहीं रहा जिसे उसका दोस्त सालों से जानता था। उसकी आंखों में अब जल्दबाजी नहीं थी, उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, वो शांत था। लेकिन वो शांति कमजोरी नहीं, एक अंदर से मजबूत इंसान की पहचान थी। यहीं से सवाल उठता है, इतना गहरा बदलाव कैसे संभव है? और जब जूलियन जॉन के साथ अपनी नई सीख साझा करता है, तो सामने वाला तुरंत मान नहीं पाता, क्योंकि अक्सर हम वही सुनते हैं जो हमारी पुरानी सोच को सही ठहराए। हमारी समस्या ये है, हम सीखने की चाह तो रखते हैं, लेकिन हम हमारी पुरानी धारणाओं से चिपके रहते हैं, और यही असली रुकावट है बदलाव की दिशा में। जूलियन एक साधारण सा उदाहरण देता है, एक कप चाय का। जब कप पहले से भरा हो तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता, और यही नियम जिंदगी पर भी लागू होता है। जब तक आप ये न मान लें कि शायद मैं सब कुछ नहीं जानता, तब तक असली सुख शुरू ही नहीं होता और न ही असली सीख शुरू होती है। क्योंकि बदलाव की शुरुआत होती है
अपने अहंकार को खाली करने से। कल्पना कीजिए आप एक भारी बैग लेकर लंबा सफर तय कर रहे हैं। हर कदम मुश्किल है। अब सोचिए अगर आप वो बैग नीचे रख दें तो चलना कितना आसान हो जाएगा। और पुरानी सोच आपका वही बैग है। आपका उस बैग को छोड़ना आपकी गहरी आजादी है। याद रहे, खुद में निवेश करना सबसे सुरक्षित और सबसे लाभकारी निवेश है। जब आप खुद को समझते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। और जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तभी सच्चे रिश्ते बनते हैं। आज खुद से पूछिए, मैं कौन सी सोच पकड़े बैठा हूँ जो अब मेरी मदद नहीं कर रही। अपने उस विश्वास को लिखिए जिसे आप आज पूरी सजगता के साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन जूलियन यहीं नहीं रुकता। अगले अध्याय में वो एक रहस्यमय कहानी सुनाता है जो जिंदगी के 7 मूल सिद्धांत खोल देती है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपका मन एक बगीचा हो तो आप रोज उसमें क्या उगा रहे हैं? अब जूलियन जॉन को एक कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो सुनने में साधारण है लेकिन असर में बहुत ही गहरी। वो कहता है ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं पर अपने विचारों को अनदेखा कर देते हैं। और यहीं से सवाल उठता है, क्या हमारी जिंदगी की गुणवत्ता असल में हमारे विचारों की गुणवत्ता से तय होती है? समस्या ये है कि हम अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को सच मान लेते हैं। नकारात्मक सोच, चिंता, डर, ये सब बिना पूछे हमारे मन में जगह बना लेते हैं। जूलियन साफ कहते हैं, अगर तुम अपने बगीचे की रखवाली नहीं करोगे तो जहरीली घास अपने आप उग जाएगी। और वो जहरीली घास है तुम्हारे नकारात्मक विचार, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा डर। और यही जूलियन एक गहरी सीख देते हैं कि मन एक बगीचे की तरह है। जो बीज तुम उसमें बोओगे वही उगेगा। अगर तुम रोज अच्छे विचार, उम्मीद और उद्देश्य के बीज बोते हो तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। वो उसके लिए 2 टेक्निक बताता है। पहली, हर नकारात्मक विचार के सामने जानबूझकर एक सकारात्मक विचार रख दो। दूसरी, रोज कुछ मिनट किसी एक सुंदर चीज पर पूरा ध्यान लगाना ताकि मन भटकना छोड़ दे। कल्पना कीजिए एक शांत बगीचा, सुबह की धूप, हल्की हवा और एक माली जो हर रोज ध्यान से खरपतवार निकाल रहा है। धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब आप अपने विचारों की देखभाल करते हैं और अपने नकारात्मक विचारों को हटाते हैं तो जिंदगी में शांति और स्पष्टता अपने आप आने लगती है। याद रहे, जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से सुधरती है। अगर आप अपने मन की रखवाली सीख लें तो परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं करेगी, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि गलतियां असल में सीखने के मौके हैं, कोई सजा नहीं। आज अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि आप अपने मन के बगीचे में कौन सा बीज सबसे ज्यादा बोते हैं। आज जब भी नकारात्मक विचार आए उसे पकड़िए, तुरंत उसका एक बेहतर विकल्प सोचिए। लेकिन मन को संभालने के बाद भी एक सवाल बचता है कि अंदर की आग कैसे जलाई जाए। इस रहस्य को खोलेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, किडलिंग योर इनर फायर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ करना चाहते हो लेकिन दिशा नहीं मिलने से वो आग बुझ जाती है? जूलियन अब एक नया सवाल उठाता है। अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन उसे ये न पता हो कि वो किस लिए जी रहा है तो क्या वो सच में जिंदा है? वो जॉन से कहता है कि जिंदगी अपने आप अर्थपूर्ण नहीं बनती, उसे अर्थ देना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है अंदर की आग को पहचानने की यात्रा। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग बाहर की एक्सपेक्टेशंस में अपनी इनर वॉइस को दबा देते हैं। कोई कहता है पहले पैसा कमा लो, पर्पस बाद में देखेंगे, लेकिन समय बीतता जाता है और वो बाद में कभी आता ही नहीं। और जूलियन यहाँ साफ चेतावनी देता है कि बिना उद्देश्य के मेहनत थकान पैदा करती है, उसमें उत्साह नहीं होता। और यहीं जूलियन लाइट हाउस प्रिंसिपल को समझाता है। जैसे अंधेरी रात में समुद्र के बीच लाइट हाउस जहाजों को दिशा देता है, वैसे ही जीवन में स्पष्ट लक्ष्य आपको भटकने से बचाता है। वो 5 मेथड बताता है। पहला, अपने लक्ष्य को मन में साफ साफ देखना। दूसरा, खुद से उस लक्ष्य को पूर्ण करने का कमिटमेंट करना। तीसरा, कब और कितने समय में उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है ये तय करना। चौथा, उसे कागज पर लिखना। और 5वां, रोज उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे
कदम उठाना। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आज के दिन को लेकर कोई भारीपन नहीं है, बल्कि एक्साइटमेंट है। आप जानते हैं आज जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे मेरे सही रास्ते पर ले जा रहा है। यही होती है अंदर की आग, जो थकाती नहीं, चलाती है। खुशी लक्ष्य पाने से नहीं, लक्ष्य की दिशा में चलने से आती है। जब आपकी मेहनत आपके धर्म से जुड़ जाती है तो साधारण दिन भी असाधारण लगने लगते हैं। आज खुद से पूछिए, अगर डर और पैसा दोनों ना हो तो मैं क्या करना चाहूँगा। एक पेज पर 3 ऐसे काम लिखिए जो आपको अंदर से जीवित महसूस कराते हैं, और उन 3 कामों में से एक पर एक छोटा कदम उठाइए। लेकिन लक्ष्य मिलने के बाद भी एक सवाल बचता है कि खुद को रोज सही दिशा में कैसे चलाया जाए। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, द एशिएंट आर्ट ऑफ सेल्फ लीडरशिप। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना क्यों जरूरी है? जूलियन अब एक बहुत ही गहरी बात कहता है। ज्यादातर लोग बाहर की जिंदगी सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया को अनदेखा कर देते हैं। वो समझाता है कि सच्चा नेतृत्व किसी और को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद पर मास्टरी से शुरू होता है। और यहीं से एक नया कंसेप्ट उजागर होता है, सेल्फ लीडरशिप का। समस्या ये है कि हम अपने दिन को रिएक्शन में जीते हैं। सुबह जब अलार्म बजता है तो हम गुस्सा करते हैं, ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, और काम पर हम अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। जूलियन कहता है, जब तक आप अपने विचार, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों को नहीं संभालते, तब तक कोई भी सक्सेस अस्थायी ही रहेगी। और यही जूलियन एक जापानी सिद्धांत बताता है, काइजन, निरंतर और कभी न रुकने वाला सुधार, रोज 1% बेहतर बनना। वो कहता है कि जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, लेकिन छोटे छोटे सुधार कंपाउंड इफेक्ट बन जाते हैं। और फिर वो 10 एंशिएंट रिचुअल्स का परिचय देता है। फर्स्ट, रोज थोड़ा समय चुपचाप खुद के साथ बिताना। इससे मन शांत होता है और उलझने अपने आप साफ होने लगती है। सेकंड, हर दिन शरीर को हिलाना डुलाना जरूरी है, चलना, योग या व्यायाम के माध्यम से, क्योंकि तंदुरुस्त शरीर ही तेज दिमाग और अच्छी ऊर्जा देता है। थर्ड, ताजा, सादा और प्राकृतिक खाना शरीर को जिंदा रखता है, क्योंकि जैसा भोजन होगा वैसे ही सोच और ताकत बनेगी। फोर्थ, रोज कुछ नया सीखना, किसी किताब को पढ़ना, कोई नए विचारों को स्वीकार करना या कोई नया अनुभव लेना, क्योंकि सीखते रहने से दिमाग जिंदा और आत्मविश्वास से भरपूर होता है। 5, दिन के अंत में खुद से पूछना, आज क्या सही किया और मैं क्या उसमें सुधार सकता हूँ। यही आदत इंसान को धीरे धीरे बेहतर बनाती है। 6, सुबह जल्दी उठना दिन को कंट्रोल में लाता है। दिन की शुरुआत जैसी होगी पूरा दिन वैसा ही बहता है। 7, अच्छा संगीत मन को हल्का और ऊर्जा से भर देता है। सही म्यूजिक थकान को प्रेरणा में बदल देता है। 8, आप खुद से क्या बोलते हैं वही आपकी सोच बनाता है। अच्छे शब्द आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, नकारात्मक शब्द आपको तोड़ देते हैं। 9, आप जैसा सोचें और जैसा बोलें वैसा ही करें। ये तीनों एक जैसे हो, क्योंकि यही आपका चरित्र का निर्माण करते हैं और अंदर से शांति आती है। 10, जिंदगी को जरूरत से ज्यादा जटिल मत बनाओ। कम चीजों में संतोष और सीखते रहने से असली खुशी मिलती है। कल्पना कीजिए, आप सुबह जल्दी उठते हैं, आपका कमरा शांत है, खिड़की से आती हल्की रोशनी, और आप टेबल पर बैठकर किताब खोलते हैं, कुछ पन्ने पढ़ते हैं, और पहली बार दिन आपको कंट्रोल नहीं करता, आप दिन को कंट्रोल करते हैं। और यही सेल्फ लीडरशिप की शक्ति है। इस अध्याय में लेखक हमें यही सीख देना चाहते हैं कि बाहर की सक्सेस आपके अंदर की सक्सेस के बिना टिक नहीं सकती। जब आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं, जब आप खुद को आत्म नियंत्रण और क्लैरिटी सिखाते हैं, तो आपकी जिंदगी अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को चला रहा हूँ या बस रिएक्ट कर रहा हूँ? लेकिन खुद को लीड करने के बाद एक अगला सवाल खड़ा होता है कि इस डिसिप्लिन को रोज कैसे बनाए रखें। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी सोचा है, अगर टैलेंट और लक दोनों असफल हो जाए तो कौन सी एक ताकत है जो इंसान को फिर भी आगे बढ़ा देती है? जूलियन बहुत ही साफ शब्दों में
कहता है जिंदगी में ज्यादातर लोग जो चाहते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं होता। वो आगे समझाता है कि डिसिप्लिन कोई जीवन के साथ शक्ति नहीं है, बल्कि सेल्फ रेस्पेक्ट का रोज का अभ्यास है। समस्या ये है कि हम मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। जब मन किया काम कर लिया, जब मन नहीं किया तो हमने अपने काम को टाल दिया। लेकिन मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी आता है कभी चला जाता है। जूलियन कहता है जो इंसान सिर्फ मोटिवेशन पर चलता है वो कंसिस्टेंसी यानी एक प्रवाह कभी नहीं बना पाता। और यहीं जूलियन एक गहरा रूपक यानी मेटाफर देता है, जिसे लोहे की रस्सी एक मोटे तार से बनी रहती है, लेकिन वो एक ही मोटा तार नहीं होता, वो कई पतले पतले मोटे तारों से मिलकर बनी होती है। ठीक वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन एक बड़े फैसले से नहीं, छोटे छोटे रोज के साहस से बनती है। और वो 3 प्रैक्टिकल प्रिंसिपल देता है। फर्स्ट, हर दिन का छोटा अनुशासन आपका बड़ा आत्मविश्वास लाता है। दूसरा, अपने विचारों को साधो, जिंदगी अपने आप सदने लगेगी। थर्ड, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल है। कल्पना कीजिए सुबह अलार्म बजता है और पहली बार आप उस अलार्म को बंद नहीं करते, आप खड़े होते हैं, आप जागते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज मैं अपने मन का गुलाम नहीं हूँ, आज मन मेरा साथी है। और यही वो पल है जब अनुशासन की असली जीत होती है। याद रहे, अनुशासन आजादी नहीं छीनता, बल्कि अनुशासन ही असली आजादी देता है। जब आप अपने अचानक उठने वाली चाह और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, चाहे वो डर हो, आलस हो या टालमटोल हो, तभी आप वो जिंदगी जी पाते हैं जो आप सच में चाहते हैं। आज खुद से पूछिए, मैं किस छोटी आदत से खुद को मजबूत बना सकता हूँ, और आने वाले 7 दिनों तक अपने छोटे स्टेप में उसे लागू कीजिए। लेकिन जब डिसिप्लिन बन जाए तो अगला सवाल उठता है कि सबसे कीमती चीज किसे संभलानी है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11, योर मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी। क्या आपने कभी सोचा है अगर पैसा वापस आ सकता है, चीजें फिर मिल सकती है, तो वो क्या है जो एक बार गया कभी लौटता नहीं? जूलियन अब सबसे सीधी और सबसे कठोर सच्चाई रखता है। आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज कोई फरारी नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है, यहाँ तक कि टैलेंट भी नहीं है। आपकी सबसे कीमती संपत्ति है आपका टाइम। वो कहता है पैसा खोया जा सकता है और दोबारा कमाया भी जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। समस्या ये है कि हम समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो अनंत हो। हम अपना दिन अर्जेंट कामों में निकाल देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीजें, हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारा आत्मविश्वास हमेशा कल पर टल जाती है। जूलियन कहते हैं अधिकतर लोग जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहली बार पूछते हैं मैंने अपना समय कहाँ खो दिया। और यही जूलियन टाइम मास्टरी का सिद्धांत देते हैं। उसके 3 कोर आइडियाज है। फर्स्ट, हर दिन ये याद रखना कि आज का दिन दोबारा नहीं आएगा। दूसरा, आपका 80% खुशी और परिणाम सिर्फ 20% कामों से आते हैं, बाकी 80% काम सिर्फ थकान को बढ़ाते हैं। थर्ड, जागरूक लोग कभी बिजी नहीं होते, वो अपने जीवन को लेकर क्लियर होते हैं। कल्पना कीजिए आप शाम को घर लौटते हैं, आपका फोन साइलेंट है, आप पूरे ध्यान से किसी अपने की बात सुन रहे हैं, घड़ी टिक टिक कर रही है, लेकिन आज आप समय के पीछे नहीं भाग रहे, समय आपके साथ चल रहा है, क्योंकि आप किसी अपने के साथ हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं। और यही टाइम मास्टरी का स्वाद है। याद रहे, जिंदगी लंबी नहीं होती, जिंदगी गहरी होती है। जो इंसान अपने समय की रक्षा करता है वही अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। आज खुद से पूछिए मेरे दिन का कौन सा काम सच में मायने रखता है। लेकिन अगर समय सबसे कीमती है तो सवाल उठता है इस समय का सही उद्देश्य क्या है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 12, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आपकी जिंदगी से आप अचानक चले जाएं तो दुनिया में क्या बदलेगा? जूलियन अब सबसे गहरा सवाल सामने रखता है, इतना गहरा कि इससे बचा नहीं जा सकता। वो कहता है जिंदगी का असली उद्देश्य सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि किसी के काम आना है।
और यहीं से अध्याय की दिशा बदल जाती। अब बात मैं क्या पा रहा हूँ कि नहीं, बल्कि मैं क्या दे रहा हूँ की है। समस्या ये है कि हमारी परवरिश हमें सिखाती है पहले खुद को बनाओ, पहले पैसा कमाओ, पहले अपने को सिक्योर करो, और देना हमेशा हमारी लिस्ट में आखिर में चलता है। जूलियन कहता है कि जब इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है तो चाहे उसके पास सब कुछ हो, अंदर एक खालीपन बना रहता है। और यही जूलियन जीवन का केंद्रीय सिद्धांत रखता है कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि आप दूसरों के जीवन में कितना योगदान देते हैं। वो समझाता है सेवा कोई बड़ा काम नहीं मांगती, सेवा शुरू होती है दृष्टिकोण बदलने से। आप किसी को सुनते कैसे हैं, आप किसी की मदद कब करते हैं, आप दूसरों के दुख को कितना महसूस करते हैं, और यही जीवन का असली उद्देश्य है। कल्पना कीजिए आपने किसी दिन किसी का काम आसान कर दिया, कोई धन्यवाद की उम्मीद नहीं, कोई अप्लॉज नहीं, लेकिन रात को नींद गहरी आती, दिल हल्का महसूस करता है क्योंकि आपने बिना किसी चाह के किसी की मदद की है। यही सुकून जो पैसा नहीं दे सकता, यही है मीनिंगफुल लिविंग। याद रहे, जब आप दूसरों के लिए जीना सीखते हैं तभी जिंदगी आप पर मेहरबान होती है। देना आपको छोटा नहीं बनाता, देना आपको बड़ा इंसान बनाता है, और यही जिंदगी का अल्टीमेट पर्पज है। आज खुद से पूछिए, मैं रोज किसी एक इंसान की जिंदगी आसान कर सकता हूँ, लेकिन जब इंसान देना सीख जाता है तो आखिरी सवाल उठता है कि सच्ची खुशी कब और कैसे टिकती है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 13 द टाइमलेस सीक्रेट ऑफ लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है अगर कल सब ठीक हो जाएगा सोचते सोचते और आज भी निकल जाए तो? जूलियन सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल उठाता है, खुशी आखिर मिलती कहाँ है? वो कहता है ज्यादातर लोग खुशी को फ्यूचर में रख देते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, और जो सिर्फ आज में मिलता है, अभी में मिलता है। समस्या ये है कि हम या तो पास्ट में अटके रहते हैं, पछतावे, गिल्ट या पुरानी यादों में, या फ्यूचर में फ्यूचर की चिंता को लेकर, डर को लेकर और उसकी प्लानिंग को लेकर उलझे रहते हैं। इस चक्कर में हम आज को भी जी ही नहीं पाते। और जूलियन कहता है कई लोग पूरी जिंदगी खुश होने की तैयारी में निकाल देते हैं, लेकिन खुश होना भूल जाते हैं। और यही सबसे सरल लेकिन गहरा सूत्र उजागर होता है, लिव इन द नाउ, यानी पूरा ध्यान इस पल पर। और उसकी 3 सच्चाइयां हैं। पहली जो है उसके लिए आभारी होइए, क्योंकि जब आप उस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास वर्तमान में है तो यही मन को शांत करता है। दूसरा कि जब आप किसी के साथ मौजूद हो तो सच में वही हो, अपने शरीर और मन दोनों के साथ। तीसरा, खुशी को रिवॉर्ड मत बनाइए, उसे डेली हैबिट का हिस्सा बनाइए। कल्पना कीजिए शाम का समय है, आसमान हल्का नारंगी है, आप चुपचाप बालकनी में बैठकर चाय का पहला घूंट लेते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस ये एहसास कि अभी जिंदगी ठीक है। यही है लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस का स्वाद। याद रहे कि खुशी को खोजा नहीं जाता, खुशी को जिया जाता है। जब आप आज को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो जिंदगी आपके साथ बहने लगती है। आप उसके पीछे नहीं भागते, आप उसका आनंद लेते हैं। आज खुद से पूछिए, मैं इस पल को कैसे बेहतर तरीके से जी सकता। इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल अब भी आपके सामने खड़ा है, जूलियन तो बदल गया, लेकिन क्या आप बदलेंगे? क्योंकि सच ये है, जिंदगी किसी किताब से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है आपके अगले चुनाव से कि आप क्या चुनते हैं, दौड़ या जागरूकता, ज्यादा पाना या सही तरीके से जीना, कल को लेकर चिंतित होना या कल पर टालना, या आज को पूरी तरह से जीना। याद रखिए, जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, जिंदगी आपको वो देती है जो आप बन जाते हैं। अगर आज आपने थोड़ा सा भी अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया है तो यही इस किताब की जीत है, क्योंकि असली फरारी बाहर नहीं होती, वो शांति है जिसके साथ आप रात को सोते हैं। और असली सफलता तालियों में नहीं, उस सुकून में होती है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जूलियन की ये यात्रा तो यहाँ खत्म हुई है,
लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।